हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे फार्माकोपिया इम्प्योरिटीज़ के बारे में। फार्माकोपिया ये जो वर्ड है ना, ये दो ग्रीक वर्ड्स को मिला के बना है। इसमें पहला वर्ड है फार्माकॉन, जिसका मतलब है ड्रग्स, एंड सेकंड वर्ड इज़ पोइया, विच मीन्स टू मेक। तो है तो ग्रीक भाषा के वर्ड्स, पर जब इन दोनों को आप मिला दोगे, को लगता है फर्स्ट टाइम, राइट? तो जब इन दोनों को आप मिला दोगे तो फिर वर्ड बनता है फार्माकोपिया, फार्माकोपिया, राइट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हाउ टू मेक ड्रग्स और वेज टू मेक ड्रग्स। तो फार्माकोपिया सबसे पहली बार जिन्होंने बनाया था वो थे चार्ल्स राइस, और उन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ फार्माकोपिया और फादर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, या फिर फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। एक्चुअली सही वर्ड ये है, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, राइट? तो वो है कौन? वो है महादेवा लाल श्रॉफ। इन्हें बुक्स में ML श्रॉफ भी कहा जाता है, राइट? तो महादेवा लाल श्रॉफ एक्चुअली ना फार्मेसी के स्टूडेंट थे भी नहीं, वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे और बाद में उन्होंने आर्ट्स भी पढ़ा था, पर वो गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व थे, राइट? तो उन्होंने क्या कहा कि इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना है, राइट? ये फील्ड बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, तो इसके लिए उन्होंने इंडियन में इंडिया कंट्री में बी फार्मा कोर्स की शुरुआत की। कहाँ पर? BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहली बार 1937 में 3 ईयर का कोर्स चला था बी फार्मा का, जिसमें कि 3 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड थे, केमिस्ट्री, फार्मेसी और फार्माकोग्नोसी। अच्छा, इसे याद करना है तो बहुत सिंपल है। महादेव कहाँ है? काशी में, बनारस में, राइट? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड महादेवा लाल श्रॉफ, इजी। अच्छा, फार्माकोपिया को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ड्रग्स। जैसे हर कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पूरी कंट्री चलती है डेमोक्रेसीज में, तो उसी तरह ड्रग्स कैसे चलेंगे? ड्रग्स चलेंगे फार्माकोपिया के हिसाब से। जैसा फार्माकोपिया कहेगा वैसा ही ड्रग्स को होना पड़ेगा। ओके, तो फार्माकोपिया होता है ऑफिशियल कलेक्शन ऑफ अप्रूव्ड फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स। मतलब फार्मेसी में जितनी भी चीज़ें होती, चाहे वो ऑइंटमेंट हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे इंजेक्शन के वायल्स हो, चाहे कोई मेडिकल डिवाइस हो, उनके स्टैंडर्ड्स क्या है, मतलब उनको बनाने के गाइडलाइंस क्या है, क्या प्रोटोकॉल है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको फार्माकोपिया में मिलेगी। ये लीगलाइज्ड बुक होती है, कोई रैंडम बुक नहीं होती कि कोई इंसान बैठ गया अपने घर में, कोई एक्सपर्ट बैठ गया और उसने बोला कि देखो आज मैंने फार्माकोपिया बना दिया। ऐसा नहीं होता। एक पूरी कमेटी बनती है, एक पूरी एक्सपर्ट की टीम होती है जो कि मिल के फार्माकोपिया के इन्फॉर्मेशन को तैयार करती है। तो ये लीगलाइज्ड बुक होती है, मतलब एक कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है ना, उससे इसको अप्रूवल मिला हुआ था। ओके, तो हर कंट्री के पास और या हर यूनियन के पास अपना अपना फार्माकोपिया होता है। जैसे IP, हमेशा कभी कोई आपको प्रोफेसर कहेगा ना कि IP ले आओ, तो IP का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, शॉर्ट है उसका ये इंडियन फार्माकोपिया। उसी तरह ब्रिटिश, US, फ्रेंच, यूरोपियन फार्माकोपियाज भी होते हैं। ओके, अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन की, कि फार्माकोपिया उसके अंदर होता क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है। सबसे पहले तो हमने कहा फार्माकोपिया मतलब ड्रग्स तो होगा ही, तो ढेर सारे ड्रग्स होते हैं, और उन ड्रग्स के साथ क्या क्या रिलेटेड कंपाउंड है। मतलब जैसे कि एस्पिरिन है, ज़रूरी है कि सिर्फ ड्रग का नाम एस्पिरिन हो? क्या पता आप एस्पिरिन का सॉल्ट ले रहे हो, क्या पता आप उसका कैल्शियम सॉल्ट ले रहे हो, क्या पता आप उसका पोटेशियम सॉल्ट ले रहे हो। ओके, तो ड्रग्स और साथ ही साथ उसका रिलेटेड कंपाउंड, उनके सारे नाम उसमें इंक्लूडेड होते हैं। साथ ही साथ होती है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ड्रग की, मतलब उसका सोर्स क्या है, क्या वो नेचुरल है या फिर वो प्लांट से मिला है, एनिमल्स मिला है, या फिर वो सिंथेटिक है या सेमी सिंथेटिक है, राइट? उसका सोर्स क्या है, सोर्स होने के बाद उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, उसके बाद उसकी डोज कितनी देनी है, राइट? क्या डोज है उसकी, ताकि टॉक्सिसिटी या फिर इनएफिशिएंसी को टैकल किया जा सके। साथ ही साथ यूजेज, किस बीमारी में देना है, किस डिसऑर्डर में देना है उस ड्रग को, सारी इन्फॉर्मेशन होती है इसमें। ओके, साथ ही साथ होता है इसमें डाटा फॉर ड्रग सेफ्टी एंड टेस्टिंग प्रोसीजर। मतलब ड्रग सेफ्टी का मतलब है जहाँ पे आपने उसकी सेफ्टी को मेजर किया है, चाहे वो एनिमल टेस्टिंग है, चाहे वो क्लिनिकल टेस्टिंग है, या फिर उसके एडवर्स इफेक्ट जो बाद में रिपोर्ट किए जाते हैं पेशेंट्स के थ्रू, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन होती है। साथ ही साथ टेस्टिंग प्रोसीजर के बारे में बताया जाता है कि हमने इन टेस्टिंग मेथड्स को एम्प्लॉय किया था और ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आए हैं कि ये ड्रग इतना सेफ है, इतनी इसकी एफिकेसी है और इतनी इसकी स्टेबिलिटी है। साथ ही साथ दी जाती है रेगुलेशंस टू बी फॉलोड फॉर ड्रग प्रिस्क्रिप्शन। अब कई बार कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं, उन्हें सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं वही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मिसयूज़ किया जाता है, बहुत बुरी तरह से मिसयूज किया जाता है, साथ ही साथ उनके बहुत बुरे इफेक्ट्स भी होते हैं। तो उनके लिए क्या रेगुलेशंस लेनी है, मतलब उसकी कितनी डोज लेनी है, कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, मतलब दिन में कितनी बार लेना है वो ड्रग, वो सारी प्रिस्क्रिप्शंस की जो रिक्वायरमेंट है वो भी इसमें बताई जाती हैं। साथ ही साथ होता है इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रग बना दिया या फिर उसकी टेस्टिंग कर दी, वहीं तक नहीं, उसे कैसे स्टोर किया जाए, उसे कैसे पैक किया जाए, इसके बारे में भी फार्माकोपिया बताता है आपको। मतलब पूरी कंप्लीट बुक है ड्रग के लिए, ड्रग के बारे में। तो कभी भी आपको ड्रग के बारे में कोई भी मिसकंसेप्शन या फिर डाउट आ रहे हो ना, चाहे आप अकेडमिक स्टूडेंट हो या फिर आप कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, राइट,
कौन सी बुक होगी, फर्स्ट स्टैंडर्ड बुक फार्माकोपिया, उस कंट्री का फार्माकोपिया उठाइए और आपको आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ फार्माकोपिया। अच्छा, फार्माकोपिया का यूज़ क्यों करते हैं इसे? जब भी कोई ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रहा है, बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा प्लांट है उसके पास, और वो ड्रग बना रहा है, जैसे मान लीजिए वो बना रहा है डायबिटीज़ के ड्रग, एंटी डायबिटिक ड्रग्स बना रहा है, तो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, राइट। वो क्वालिटी की स्पेसिफिकेशंस क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, मतलब उसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल कितना होना चाहिए, उसमें ड्रग कितना होना चाहिए, उसमें एक्सीपिएंट्स हो या एडिटिव्स हो या फिर बाइंडिंग एजेंट्स होते हैं, कलरिंग एजेंट्स होते हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन कितनी होती है, उनकी रेंज कितनी है, वो भी हमें फार्माकोपिया से पता चलता है। साथ ही साथ ये हमें हेल्प करता है रेगुलेशन और मेंटेनेंस में, यूनिफॉर्मिटी जो होती है ना, उसको रेगुलेट और मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, आपको वहाँ पे पैरासीटामोल का पत्ता मिल रहा है 10 रुपये का, फिर आप चंडीगढ़ आ गए, वहाँ पे आपको मिल रहा है 15 रुपये का, तो चंडीगढ़ में आके तो महंगा हो गया ना। और साथ ही साथ आपने क्या किया कि अच्छा मैं इसकी क्वालिटी भी चेक कर लेता हूँ, क्या पता क्वालिटी में डिफरेंस हो। बाद में पता चला कि अच्छा इसकी क्वालिटी 10% है और दूसरे वाले की क्वालिटी 100% है, राइट। तो ये बहुत नॉन यूनिफॉर्म सी चीज़ हो जाती है और ऐसे करके तो क्योस क्रिएट हो जाएगा, राइट, कि कहीं पे दवाई ठीक मिल रही है, कहीं पे दवाई ठीक ही नहीं मिल रही, फिर तो उस पूरे एरिया में ही दिक्कत आ जाएगी, राइट। तो ड्रग को रेगुलेट और मेंटेन भी फार्माकोपिया की हेल्प से किया जा सकता है। हमारे पास ढेर सारी लेबोरेटरीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती है, अकेडमियाँ, राइट, जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे जब भी किसी ड्रग को लेकर कोई डाउट आता है तो हमारे पास रेफरेंस के लिए एक बुक होती है और वो बुक हमेशा फार्माकोपिया होती है। क्यों? क्योंकि वही तो स्टैंडर्ड बुक है। नेक्स्ट है रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी फील्ड। जैसे हमारे पास फार्माकोपिया में आपको सिर्फ ड्रग्स के बारे में नहीं पता चलेगा, आपको साथ ही साथ पता चलेगा मेडिकल डिवाइसेस के बारे में भी। ढेर सारे मेडिकल डिवाइसेस होते हैं ना, उनकी क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, उनकी क्या कैलिब्रेशन होनी चाहिए, उनके पास उनका भी क्वालिटी चेक होता है, तो उसके बारे में भी हमें डिफरेंट जो डाटा चाहिए होता है वो फार्माकोपिया में मैंशनड होता है। फार्माकोपिया हमने कहा था ना लीगल बुक है, राइट, लीगलाइज्ड बुक है, कंट्री की गवर्नमेंट जो होती है उसे लीगलाइज करती है। तो मान लीजिए किसी ने जानबूझ के गलत सब स्टैंडर्ड या फिर अडल्ट्रेटेड ड्रग बना दिया, राइट, उसमें मिलावट कर दी, मिलावटी ड्रग या फिर नकली हम बोलते हैं नकली मेडिसिन पकड़ी गई है, तो उसके लिए क्रिमिनलाइजेशन भी होगी उसकी, राइट, इतनी आपको सज़ा होगी और इतना आप पे फाइन लगेगा। तो वो स्पेसिफिकेशन कहाँ से आती है, वो चीज़ें भी मेंशन की जाती है फार्माकोपिया में, कि ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, सेल या फिर उसके स्टोरेज के बारे में जितनी भी लीगल एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो लाइसेंस हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, राइट, उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो फार्माकोपिया में गिवन होती है। अब हम बात करेंगे फार्माकोपिया की हिस्ट्री की। तो इंडिया में क्या हुआ कि 1833 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, कहाँ पर थी, बंगाल में, राइट, बंगाल में थी। उन्होंने कहा कि इंडिया के लिए हम रेगुलेटरी बुक्स लाएंगे। उन्होंने देखा कि इंडिया में बहुत सारे अलग अलग टाइप की ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे आयुर्वेद है, सिद्धा है, यूनानी है, राइट, बहुत अलग अलग टाइप की मेडिसिन थी। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो समझ नहीं आ रहा, उन्हें समझ नहीं आती थी चीज़ें, क्योंकि उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फॉरेनर टाइप सी चीज़ें थी ना ये। तो उन्होंने कहा कि हम रेगुलेटरी बुक्स बनाएंगे अपनी समझ के लिए। 1844 तक, ये 1833 में काम शुरू हुआ और 1844 तक उन्होंने 2 लिटरेचर मतलब 2 बुक्स बनाई। एक तो बंगाल फार्माकोपिया, जो कि बंगाल की जितनी भी ड्रग्स वहाँ पे ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज़ की जाती थी उन्हें, और दूसरा बनाया उन्होंने जनरल कंस्पेक्टस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। इसमें पूरे इंडिया के जो मेडिसिनल प्लांट्स थे ना, उनकी यूजेज, उनकी डोजेज, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन थी। अब क्या हुआ, तो ये तो उस टाइम बनाई उन्होंने रेगुलेटरी बुक्स, और हर कंट्री में रेगुलेटरी बुक्स बन रही थी। क्यों? क्योंकि अभी तक किसी भी कंट्री में फार्माकोपिया बना नहीं था ढंग से, राइट, वो मतलब उसकी डिस्कवरी ही नहीं की गई थी अभी तक। पर क्या हुआ कि टिल प्री इंडिपेंडेंस ब्रिटिश फार्माकोपिया, जो कि पहली बार बना, ब्रिटिश फार्माकोपिया का बना 1864 में। ये काम देखो 1833 या 1844 में हो रहे हैं, पर इस टाइम भी इनके पास ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, मतलब जो ब्रिटिश कंपनी है ये, उनके पास अपना ब्रिटिश फार्माकोपिया नहीं था। उन्होंने खुद अपना ब्रिटिश फार्माकोपिया 1864 में बनाया, राइट। और जैसे ही 1864 में उनका ब्रिटिश फार्माकोपिया बन गया, उन्होंने कहा देखो इतना ज़्यादा काम हमसे होता नहीं, हम यही फार्माकोपिया एम्प्लॉय करेंगे इंडिया में भी, राइट। तो उन्होंने इंडिया के ऊपर भी इसे इम्पोज कर दिया कि इंडिया में भी अब से ब्रिटिश फार्माकोपिया ही चलेगा। क्यों? क्योंकि उनका राज था, राइट। तो 1885 से उन्होंने कहा कि ब्रिटिश फार्माकोपिया को ही ऑफिशियल फार्माकोपिया कहा जाएगा इंडिया में। अच्छा, तो ये तो हुआ ब्रिटिश एम्पायर तक का। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, तो इंडिपेंडेंस से पहले 1947 से पहले ही जो इंडिपेंडेंस का काम था वो शुरू हो गया था, राइट। तो उस टाइम क्या हुआ कि जो उस टाइम की प्रपोज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उन्होंने कहा कि इंडिया में हम ड्रग्स की मैनेजमेंट के लिए अपना फार्माकोपिया बनाएंगे, और उस फार्माकोपिया में कौन कौन से ड्रग्स की लिस्ट होगी उसके लिए एक कमेटी को बनाया गया। उस कमेटी में 10 मेंबर थे टोटल, जिसमें 9 मेंबर्स थे और एक चेयरमैन थे, और उन चेयरमैन का नाम था कर्नल RN चोपड़ा।
उन्होंने इस कमेटी ने मिलकर इस ड्रग की लिस्ट को बना दिया और साथ ही साथ उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ से अप्रूव भी करवा दिया। कब? उसी ईयर में, 1946 में ही। और ये जो लिस्ट थी ना, ये फुलफिल करती थी सारी रिक्वायरमेंट्स को जो कि मेंशन की गई थी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स ऑफ 1940 एंड इट्स रूल्स 1945। तो जब भी हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं ना, चाहे ड्रग्स हो चाहे मेडिसिन हो, तो उसे क्या होता है कि लॉ के थ्रू भी उसे अप्रूव करवाना पड़ता है। तो जब भी आप लॉ में जाते हो तो हम कहते हैं ना, डिफरेंट एक्ट्स होते हैं, रूल्स होते हैं। तो ड्रग्स के लिए होता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940 एंड इट्स रूल्स 1945। इसके थ्रू से इस लिस्ट को अप्रूव कराया गया। अब क्या हुआ कि 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि अच्छा, ये तो हमारे पास लिस्ट आ गई जिसे हम इंक्लूड करेंगे इंडियन फार्माकोपिया में, पर साथ ही साथ हमें पूरा फार्माकोपिया बनाना, मतलब उसकी टेस्टिंग होगी, उसमें ड्रग्स की टेस्टिंग के लिए या फिर रेगुलेटरी मैनेजमेंट के लिए, तो वो सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड होती है इंडियन फार्माकोपिया में। तो पूरा ड्राफ्ट कैसे किया जाए, मतलब पूरा बनाया कैसे जाए इंडियन फार्माकोपिया, उसके लिए एक स्पेशल कमेटी को बनाया गया और उसकी चेयरमैनशिप दी गई डॉक्टर BN घोष को, राइट। और इस कमेटी ने सबसे पहली बार फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश किया 1955 में, मतलब 7 साल का काम था ये, राइट। 1948 में शुरू हुआ और 1955 में कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं कि करंट कंडीशन क्या है इंडियन फार्माकोपिया की। तो इंडियन फार्माकोपिया आता है किसके अंडर? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के अंडर, मतलब IPC के अंडर आता है ये, राइट। ये IPC जो होती है ये एक ऑटोनॉमस अथॉरिटेटिव इंस्टीट्यूशन है इंडियन गवर्नमेंट का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। इसका हेड क्वार्टर है गाजियाबाद UP में। और IPC मतलब इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, इसका सबसे पहला काम क्या है? ये फार्माकोपिया को बनाती है, उसे डिज़ाइन करती है, राइट। इट प्रिपेयर्स एंड डिज़ाइन दी इंडियन फार्माकोपिया। साथ ही साथ ये बताती है कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होंगे ड्रग के मैन्युफैक्चर, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। पर इसका काम सिर्फ IP को लिखना है, राइट। IP को कैसे लिखा जाता है ये काम है इसका। जब उसे पब्लिश करवाना है तो पब्लिश करने का काम एक दूसरी बॉडी का है और उसका नाम है NISCARE। NISCARE मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। जैसे हम कोई भी नॉवल पढ़ते हैं ना, तो उसका एक ऑथर होता है और इसका एक पब्लिशिंग हाउस होता है। तो यहाँ पर ऑथर है हमारे पास इंडियन फार्माकोपिया कमीशन और पब्लिशिंग हाउस है हमारे पास NISCARE, ओके, ऐसे समझिए इसे। अब जो हमारे पास फार्माकोपिया है ना, उसके अंदर ढेर सारे चैप्टर्स होते हैं, राइट। तो हर एक चैप्टर को हम कहते हैं मोनोग्राफ। मोनो मतलब वन, ग्राफ मतलब प्रेजेंटेशन। तो मोनोग्राफ का मतलब है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट वन ड्रग ओनली। हम बोलते हैं ना, मान लीजिए आप एस्पिरिन को आप कहोगे कि मुझे इंडियन फार्माकोपिया में जानना है एस्पिरिन के बारे में, हर एक चीज़ जाननी है, तो आप एस्पिरिन का मोनोग्राफ खोलोगे, मतलब एस्पिरिन का चैप्टर खोलोगे और उसमें आपको एस्पिरिन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी? उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका सॉल्युबिलिटी क्या है, उसका डेजोल्यूशन क्या है, उसका किस pH में वो कैसा काम करता है, उसको किसके साथ उसका सॉल्ट बनाना चाहिए, कौन सा सॉल्वेंट होना चाहिए, उसकी टेस्टिंग कैसे की जाए, वो किस किस डिसीजेज या डिसऑर्डर्स के लिए उसे यूज़ किया जाता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैसा होना कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, कैसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, उसे कहाँ पे सेल कर सकते हो, उसका लाइसेंस कैसे मिले, सारी इन्फॉर्मेशन उस एक ड्रग के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मोनोग्राफ में गिवन होती है। उसकी जर्नी देखते हैं। तो इनिशियली जो सबसे पहले हमने बनाया था ना इंडियन फार्माकोपिया, कब बना था वो? 1955 में। फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वॉज मेड इन 1955। तो उसके कितने वॉल्यूम थे? 2 वॉल्यूम थे उसकी, एक्चुअली 2 किताबें थी। पर अब जो आप कोई IP खरीदना चाहोगे तो उसमें 4 वॉल्यूम, राइट, क्योंकि नए नए ड्रग्स इवॉल्व होते हैं, राइट, नए नए ड्रग्स इन्वेंट किए जाते हैं, डिस्कवर किए जाते हैं, तो उनकी अमाउंट तो बढ़ेगा। तो अब 4 वॉल्यूम्स होते हैं। आज तक IP के 9 एडिशंस आ चुके हैं, राइट। और साथ ही साथ एडिशंस के साथ साथ उसमें सप्लीमेंटेड या फिर अमेंड किया जाता है। कोई गलती होगी या फिर कोई आपको उसमें इन्हांसमेंट की जाती है तो उसे सप्लीमेंटल या फिर अमेंडेड इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। तो ये सारी एडिशंस है, ये किस किस एडिशन का ईयर है और उसका सप्लीमेंट, मतलब उसे नया एडिशन नहीं निकाला, बस उसमें एक सप्लीमेंट कर दिया गया, एक नया चैप्टर ऐड कर दिया गया। तो वो चैप्टर कब ऐड किया गया उसके ईयर को भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, राइट। अब आप देखते हो यहाँ पे 2010 में इसका 6th एडिशन आया और उसमें आपने क्या किया कि उसका सिर्फ उसकी सिर्फ हार्ड कॉपी नहीं आई थी, उसकी एक DVD भी मिली थी, मतलब उसकी एक डिजिटल कॉपी भी 2010 से शुरू हो गई थी। तो कई बार जो कंपैरेटिव एग्जाम्स होते हैं ना, सब पूछा जाता है कि अच्छा IP की डिजिटल कॉपी कब से आना शुरू हुई, तो आंसर इज 2010, राइट। और हमेशा से तब से उसकी नई नई डिजिटल कॉपीज़ आती रहती हैं। और लेटेस्ट एडिशन कब हुआ? लेटेस्ट एडिशन हुआ है 2022 में, मतलब जस्ट पिछले साल। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्प्योरिटी।
इम्प्योरिटी का मतलब है क्या? इम्प्योरिटी हमें चाहिए होती है? नहीं चाहिए होती, राइट? तो ये है अनडिजायर्ड, अनवांटेड, हैजार्डस, राइट, डेंजरस, हार्मफुल कंपोनेंट दैट माइट बी प्रेजेंट इन योर प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे टैबलेट हो, चाहे कैप्सूल हो, चाहे इंजेक्शन का वायल हो, चाहे आपकी ऑइंटमेंट हो, राइट? कोई भी प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो उसमें जो अनवांटेड, अनडिजायर्ड, हैजार्डस, हार्मफुल कंपोनेंट होता है उसे हम इम्प्योरिटी कहते हैं। इम्प्योरिटी की वजह से क्या होता है? एक तो स्ट्रेंथ, मतलब उसकी जो काम करने की एबिलिटी होती है मेडिसिन की वो कम हो जाती है, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी अफेक्ट हो जाता है, साथ ही साथ उसकी एफिशिएंसी भी घट जाती है। इम्प्योरिटी टॉक्सिक हो भी सकती है, राइट? ज़रूरी नहीं कि हर बार वो टॉक्सिक हो, पर कई बार वो टॉक्सिक हो सकती है। साथ ही साथ ये इम्प्योरिटी रिएक्टिव हो तो उसकी जो ड्रग का एक्टिव कंपोनेंट है ना, उसके साथ वो रिएक्ट करके कोई और टॉक्सिक कंपाउंड भी बना सकती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट डिग्रेड हो सकता है या उसकी लाइफ भी कम हो सकती है, राइट? मतलब उसकी एक्सपायरी जो डेट है वो जल्दी आ जाएगी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी। हमारे पास है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड रेजिडुअल सॉल्वेंट्स। ऐसी चीज़ें इम्प्योरिटीज़ में इंक्लूड की जाती हैं। ऑर्गेनिक का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। जिन जिन इम्प्योरिटीज़ में ये प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी कहते हैं। ये कब आती हैं? जब भी आप प्रोडक्ट को बना रहे हो या उसे स्टोर कर रहे हो या उसे प्योरीफाई कर रहे हो, उस टाइम ये इम्प्योरिटीज़ उसमें ऐड हो सकती हैं। और इनको आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट होता है किसे आइडेंटिफाई करना, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी को आइडेंटिफाई करना। क्यों? क्योंकि आप इसके एक्चुअल कॉम्पोनेंट को कभी पता ही नहीं पाते। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी के थ्रू पता कर दिया कि इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ओके, तो ये है कौन सा कंपाउंड? ये कोई एल्डिहाइड हो सकता है, राइट? साथ ही साथ ये ग्लूकोज भी हो सकता है। क्यों? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? C6H12O6। इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। और एल्डिहाइड जैसे कि मान लो एस्टेल्डिहाइड आपके पास CH3CHO, इसमें भी कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो जो ऑर्गेनिक जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं उनके बारे में बताना, उनके नेचर के बारे में बताना बड़ा डिफिकल्ट होता है। बहुत ही टाइडस और बहुत ही एक्सपेंसिव वर्क होता है ये। और ये आ सकता है रॉ मटेरियल के थ्रू, राइट? कई बार होता है कि प्रोसेस के बीच में जो बाय प्रोडक्ट बन गए, अल्कोहल बन गया या फिर एल्डिहाइड बन गया, साथ ही साथ इंटरमीडिएट्स होते हैं, या आप कोई ऑर्गेनिक रिएजेंट यूज़ कर रहे हो, लिगेंड्स को यूज़ कर रहे हो, तो वो भी फाइनल प्रोडक्ट में इंक्लूड किए जा सकते हैं, राइट? वहाँ तक वो पहुँच सकते हैं और इम्प्योरिटी को क्रिएट कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम आते हैं, पर इनके साथ एक एडवांटेज है, और वो एडवांटेज ये है कि ये ईजिली आइडेंटिफाइड है, मतलब बहुत ईजिली मिल जाते हैं हम आपको। आप ईजिली इन्हें टेस्टिंग से पता कर सकते हो। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, कैटलिस्ट, या फिर जो इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स होते हैं आप केमिकल के रिएक्शन के लिए जो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज रेजिडुअल सॉल्वेंट्स। अच्छा, कोई भी आप चीज़ एक्सट्रैक्शन करते हो ना, तो आप उसके लिए सॉल्वेंट को यूज़ करते हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो डाइथाइल ईथर हो, राइट? उसमें आप उसे डिज़ोल्व करते हो या उसे वॉश करते हो या फिर आप उसे एक्सट्रैक्ट करते हो। तो कई बार होता है कि उसके थोड़ी थोड़ी रेजिड्यूज़ आपके फाइनल प्रोडक्ट में आ सकते हैं, सॉल्वेंट की भी। और अगर सॉल्वेंट के अंदर कोई और इम्प्योरिटी है तो वो भी आपके फाइनल प्रोडक्ट तक इनग्रेव कर सकती है, तो वो भी इम्प्योरिटी की तरह गिनी जाएगी। ओके, नेक्स्ट वी हैव सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। अच्छा, इम्प्योरिटीज़ आती तो है, पर आती कहाँ से है? ओके, तो इसमें मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी। आप उसी एक्सप्लेनेशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दो, वही मतलब होता है इसका, राइट? ओके, तो देखते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, राइट? जब भी आप कोई ड्रग बना रहे हो तो उसके लिए जो कच्चा माल आता है, मान लीजिए आपको एल्डिहाइड बनाना है और आप एल्डिहाइड बना रहे हो अल्कोहल से और साथ में कोई रिएजेंट ले लिया, तो अल्कोहल ही अगर ख़राब है तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनेगा वो भी ख़राब ही बनेगा, राइट? उसमें इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी। तो उसी तरह देखते हैं, जैसे कि हमने लिया टेबल सॉल्ट NaCl। अच्छा, अब कभी भी ना अपना शैम्पू की बॉटल उठा के देखना, उसमें NaCl मिलेगा आपको, कॉमन सॉल्ट आपको उसमें मिलेगा, एज अ रॉ मटेरियल उसे यूज़ किया जाता है। अब कॉमन सॉल्ट में क्या होता है कि कई सारी इसमें इम्प्योरिटीज़ होती है, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स या फिर सल्फेट इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इन कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट की एक प्रॉपर्टी होती है, ये हाइग्रोस्कोपिक होती है, मतलब ये वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं। तो इसकी वजह से भी इम्प्योरिटी क्रिएट हो सकती है अगर हम किसी ड्रग को बनाने के लिए NaCl का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम मान लीजिए हम शैम्पू को बना रहे हैं और शैम्पू को बनाने के लिए हमें NaCl का यूज़ करना पड़ता है, तो अगर वो NaCl इम्प्योर्ड है, मतलब उसमें अगर ये इम्प्योरिटीज़ हैं, तो यही इम्प्योरिटी आपके फाइनल जो आप शैम्पू बना रहे हो उसमें भी शो होंगी, राइट? और आपके जो प्रोडक्ट को ख़राब कर देंगी। ओके, नेक्स्ट इज रिएजेंट्स यूज्ड।
ओके, मान लीजिए आपने ढेर सारे रिएजेंट्स यूज़ किए, उसमें केमिकल रिएक्शन हो गया, आपने रिएजेंट्स यूज़ किए, और रिएजेंट्स के बाद क्या हुआ कि आपने केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनाया, तो वो प्रेसिपिटेट्स में वो रिएजेंट्स आ जाएंगे अगर आपने उन प्रेसिपिटेट्स को ढंग से वॉश नहीं किया। अब कई बार होता है कि आपको पता नहीं चलता कितनी वॉशिंग करनी है, राइट? कई बार ओवर वॉशिंग हो जाती है, कई बार अंडर वॉशिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास तो इतनी स्किल्स नहीं है, आपको पता नहीं है कैसे करना है। तो वो चीज़ें जो रिएजेंट्स है वो फाइनल प्रोडक्ट में आके आपके प्रोडक्ट को ख़राब कर सकते हैं। जैसे कि विक्स वेपर पता है ना आपको, राइट? कई भी जुकाम होता है तो हम सबसे पहले उसी को लगाते हैं, और वो बहुत हेल्पफुल भी होता है डिकंजेशन के लिए। तो वो एक्चुअली होता क्या है, वो होता है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड को बनाने के लिए हमारे पास दो रिएजेंट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो मेन रिएजेंट है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना तो देता है रिएक्ट करके आपके पास विक्स बना दी, राइट, अमोनियम क्लोराइड, पर ये रिएजेंट है ये सीप इन कर सकता है आपके फाइनल प्रोडक्ट में, और ये एक्चुअली होता है इरिटेंट, मतलब ये स्किन इरिटेंट होता है। तो विक्स मान लीजिए आपने लगा तो दी, पर उसने आपके स्किन को ही इरोड करना शुरू कर दिया, तब तो दिक्कत होगी ना, मतलब वो इम्प्योरिटी आगे जाके टॉक्सिक होगी। और साथ ही साथ एक बाई प्रोडक्ट बनता है जो कि है मर्क्यूरिक हाइड्रोक्साइड। ये टॉक्सिक होती है नेचर में, अगर ये भी इसके साथ आ गई फाइनल प्रोडक्ट में तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए रिएजेंट्स के थ्रू भी इम्प्योरिटीज़ आ सकती है। नेक्स्ट इज सॉल्वेंट। हम कई बार क्या करते हैं कि किसी भी सॉल्ट को अगर हमें उसका सोल्यूशन बनाना है, या तो हम पानी में बनाते हैं उसका सोल्यूशन, राइट, एक्वस सोल्यूशन, या फिर उसका नॉन एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं। तो उनके लिए जो हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, पानी और अल्कोहल, अगर वो ख़राब है, राइट, अगर वो ढंग की क्वालिटी की नहीं है, तो उनकी इम्प्योरिटी भी फाइनल प्रोडक्ट में आ सकती है। जैसे कि वाटर, मान लीजिए आप कभी भी वाटर यूज़ करना है ना आपको लैब में, तो हमेशा डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करो, या फिर लैब में या फिर इंडस्ट्रीज़ में हमेशा डिस्टिल्ड वाटर ही यूज़ किया जाता है। पर इसके साथ एक दिक्कत है, ये एक्सपेंसिव होता है। हमेशा बेस्ट तो है पर ये एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट इज़ डीमिनरलाइज्ड वाटर। डीमिनरलाइज्ड वाटर का मतलब है इसमें कोई मिनरल नहीं है। मिनरल क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, राइट। ओके, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी तो नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि उन्हें हटा दिया है, डीमिनरलाइज कर दिया, उन्हें हटा दिया गया है। पर ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ तो आ सकती है, राइट, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ इसमें आ सकती हैं, राइट। तो नेक्स्ट इज चीप सोर्सेज ऑफ वाटर, जो कि टैप वाटर, नलके का पानी हो गया, उसमें आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, इन सब के सल्फेट और कार्बोनेट के सॉल्ट्स मिल जाएंगे। सॉफ्ट वाटर, इसमें आपको क्लोराइड या फिर बाइकार्बोनेट के सॉल्ट्स मिल जाएंगे। तो ये भी इनमें दिक्कत आ गई। अब देखते हैं नॉन एक्वस के सॉल्वेंट्स, जो कि यूजली हमारे पास होता है अल्कोहल। अच्छा, अल्कोहल जब भी होता है या तो डिस्टिल्ड होता है या नॉन डिस्टिल्ड होता है। डिस्टिल्ड का मतलब है कि उसमें अल्कोहल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हमारे पास रम है, विस्की है, राइट, इसमें नशा चढ़ जाता है ना इनसे। क्यों? क्योंकि ये डिस्टिल्ड होते हैं, मतलब प्योरिटी में होती है। तो इन्हें तो हम यूज़ कर सकते हैं अल्कोहल के रूप में। जैसे कि जब भी हम इथेनॉल यूज़ करते हैं ना लैब में, तो हम हमेशा कहते हैं कि 95% इथेनॉल है या फिर 99% इथेनॉल है। कभी आपने देखा है 30% इथेनॉल? नहीं करते ना यूज़। क्यों? क्योंकि उसमें अल्कोहल की जो प्योरिटी है वो बहुत कम होती है। ओके, नॉन डिस्टिल्ड में अल्कोहल की परसेंटेज कम है, पर साथ ही साथ उसमें दूसरे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, जो इम्प्योरिटी की तरह एक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव वेसल्स या कंटेनर्स। कोई भी आप रिएक्शन करवा रहे हो तो उसके लिए आपको कोई ना कोई कंटेनर तो चाहिए, राइट। मान लीजिए आप जो इंस्ट्रूमेंट या एपरेटस यूज़ कर रहे हो उसके लिए आपने ये कंटेनर यूज़ कर लिया, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर आपने अपना सोल्यूशन डाल दिया, जो भी जिसमें आपको रिएक्शन करवाना है, राइट। तो ये जो कंटेनर है ये डिफरेंट मटेरियल का बना हो सकता है। ये आयरन का हो सकता है, ये ग्लास का हो सकता है, ये कार्बन का हो सकता है, ग्रेफाइट का हो सकता है, स्टील का हो सकता है। ओके, मान लीजिए आपके पास है आयरन का एक वेसल, एक कंटेनर। अगर आपने उसके अंदर पानी स्टोर कर दिया तो क्या होगा? उसमें रस्टिंग हो जाएगी, उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की लॉस की वजह से। और ये जो रस्ट बना है ये इस सोल्यूशन के अंदर आ सकता है एज इम्प्योरिटी, राइट, और इस सोल्यूशन को ये इम्प्योर कर देगा। कई बार होता है कि जो आयरन की, जिस आयरन का ये वेसल बना हुआ है ना, वो उसकी खुद की प्योरिटी भी अच्छी नहीं है, ठीक है, उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। और वो इम्प्योरिटी कौन कौन सी है? वेनेडियम है, आर्सेनिक है। तो ये भी एज इम्प्योरिटी इस सोल्यूशन के अंदर जा सकती है बाय सीपिंग इनटू द सोल्यूशन। और जो आप रिएक्शन करवाना चाहते थे, जिन रिएक्टेंट्स का रिएक्शन आप चाहते थे, उसके अंदर ये इम्प्योरिटी की तरह काम कर सकती है, अगर आपने वेसल के मटेरियल की प्योरिटी को ध्यान में नहीं रखा। हम जब भी लैब में यूज़ करते हैं ग्लासवेयर, तो वो ग्लासवेयर किस चीज़ के बने होते हैं? बोरोसिलिकेट के, राइट। बोरोन और सिलिकॉन को मिलाकर बोरोसिलिकेट बनता है। कुछ रिएक्टेंट्स में ये बोरोसिलिकेट भी सीप इन कर सकते हैं और इम्प्योरिटी को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपको आयुर्वेदा में हमेशा सुनने को मिलेगा कि जो कांसे के बर्तन होते हैं ना, पीतल के बर्तन होते हैं, उसमें कभी भी दूध को स्टोर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अल्कलाइन मीडियम होता है वो इन मेटल के साथ रिएक्ट करता है और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को क्रिएट कर सकता है।
ओके, और इम्प्योरिटी को या फिर टॉक्सिक इम्प्योरिटीज़ को बना सकता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज़ मेथड या प्रोसेस। जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं, राइट, कोई रिएक्शन जैसे A+B गिव्स अस प्रोडक्ट C+D, ये तो एक बहुत सिंपल रिएक्शन हो गया, पर सारे रिएक्शन तो सिंपल नहीं होते ना, कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि वो हो सकते हैं A+B गिव अस E+D, और E+D में हमें सिर्फ E चाहिए, राइट, E को हम मिलाते हैं M के साथ, राइट, और फिर हमें मिलता है प्रोडक्ट में N+O। इस N को हम ले जाते हैं और आगे एंड में जाके से किसी X के साथ मिलाते हैं और फिर हमें मिलता है फाइनल प्रोडक्ट P। इसे हम बोलते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शंस। इन मल्टी स्टेप रिएक्शंस में क्या होता है कि इम्प्योरिटी के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? ये बाई प्रोडक्ट दिख रहे हैं आपको, E के साथ D बना बाई प्रोडक्ट, क्यों? क्योंकि ये आगे रिएक्शन में यूज़ नहीं हुआ। O बना बाई प्रोडक्ट, क्यों? क्योंकि आगे की रिएक्शन में यूज़ नहीं हुआ। पर इन्हें रिमूव करना ज़रूरी होता है अगर आपको फाइनल प्रोडक्ट प्योर चाहिए। अगर आपने इनको रिमूव नहीं किया तो ये फाइनल प्रोडक्ट तक सीप इन कर सकते हैं और इम्प्योरिटी की तरह एक्ट कर सकते हैं। एटमोसफियर, सराउंडिंग, जहाँ पे आप अपना प्लांट लगा रहे हो ना मेडिसिन को बनाने के लिए, चाहे वो कोई इंडस्ट्रियल एरिया है या फिर कोई बहुत दूर दराज का एरिया है, वो हमेशा क्लीन होना चाहिए और साथ ही साथ सैनिटाइज्ड होना चाहिए। कोई भी माइक्रोब की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, जैसे फंगस हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये आपके ड्रग को उसे ख़राब कर सकते हैं, उसे कंज्यूम करके उसे डिग्रेड कर सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का मैक्सिमम ड्रग जो होता है ना, ड्रग जो इंडस्ट्री है, अराउंड 36% जो ड्रग है इंडिया का, वो हिमाचल में बनता है। कहाँ पर? बद्दी में। तो अगर आप बद्दी का इंडस्ट्रियल एरिया देखोगे ना तो वहाँ पे खुद ब खुद ही बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है वहाँ पे। तो उस पोल्यूशन में डस्ट है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स है और ढेर सारी हार्मफुल गैसेज भी होती हैं। क्यों? क्योंकि ड्रग्स को बनाने के लिए केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसमें ढेर सारे बाई प्रोडक्ट रिलीज़ होते हैं और वो रिलीज़ करके कहाँ जाते हैं? इन्वायरमेंट में। अगर आप ऐसे एरिया में कोई ड्रग बनाते हो तो ये सारी चीज़ें सीप इन कर सकती हैं आपके रिएक्टेंट के साथ। जैसे अगर आप कोई ड्रग बना रहे हो ना और उसके लिए आपको सॉल्वेंट चाहिए NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो इसे प्योर फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये एक एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है। ये एब्जॉर्ब करता है किसे? ये एब्जॉर्ब करता है एसिडिक गैसेस को, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि SO2। इन गैसेस को एब्जॉर्ब करता है और आगे जाके इन्हीं गैसेस की इम्प्योरिटी आपको मिल सकती है आप जो मेडिसिन बना रहे हो उसमें। अगर आप कोई आयरन को कैटलिस्ट की तरह यूज़ कर रहे हो तो उससे मॉइस्चर की वजह से रस्ट क्रिएट हो सकता है और वो भी इम्प्योरिटी बना देगा। तो आपको जो प्रोसेसिंग प्लांट है या इंडस्ट्रियल एरिया है वो बहुत क्लीन और सैनिटाइज रखना चाहिए ताकि इम्प्योरिटी कम से कम हो। पैकेजिंग एरर्स, जब भी आप कोई मेडिसिन बनाते हो ना तो उसको पैक कैसे करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर आपने उस पैकेजिंग में गलत लेबलिंग लगा दी, मतलब आपने ड्रग का नाम ही गलत लिख दिया या फिर ड्रग के साथ जो आपने एडिटिव कंपाउंड्स डाले हैं उनका कंटेंट, उनकी जो अमाउंट है वो गलत लिख दिया, तो भी उसे इम्प्रॉपर ड्रग कहा जाता है। उसमें डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट या फिर किस बैच नंबर से वो बिलोंग करती है, वो सारी चीज़ें मेंशन की जानी चाहिए। अगर उसमें भी कोई एरर आ जाए ना तो आपके पूरे ड्रग को कैंसिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप कह सकते हो कि भाई इसके जो लेबल में है वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। तो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी एक इम्प्योरिटी की तरह एक्ट करती है पैकेजिंग में। पैकेजिंग का मटेरियल कैसा हो, उसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई क्रैक होगा तो उसमें लीकेज हो जाएगी। उस लीकेज के थ्रू मॉइस्चर भी अंदर आ सकता है, माइक्रोब्स अंदर आ सकते हैं, डस्ट पार्टिकल आ सकते हैं और जो अंदर आपकी मेडिसिन है उसको वो डिटोरेट कर सकते हैं, उसको ख़राब कर सकते हैं। कभी भी आप कोई पैकेजिंग का मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, शॉक प्रूफ होना चाहिए, साथ ही साथ वो सील टाइट होना चाहिए, दोनों के लिए भी, एयर के लिए भी और वाटर वेपर्स मतलब मॉइस्चर के लिए भी, ताकि कोई भी अनवांटेड बाहर की चीज़ें आपकी मेडिसिन के साथ रिएक्ट ना करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव स्टोरेज कंडीशंस। ड्रग को पैक कर दिया पर उसके बाद उसको स्टोर भी तो करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने स्टोरेज कंडीशन में कोई गलती कर दी तो पूरा जो आपने पूरी मेडिसिन बनाई थी ना वो सारी की सारी एक साथ ख़राब हो सकती है। साइज़ ऑफ बैच, मतलब आपने जो मेडिसिन बनाई है वो कितने अमाउंट में बनाई है, कितना बड़ा बैच है। क्या आपने 10 पत्ते बनाए हैं एस्पिरिन के या आपने 10,000 पत्ते बनाए हैं, राइट। अगर कोई छोटा बैच है तो उसे तो आप छोटी सी जगह पे रख सकते हो, तो छोटी जगह को आपको क्लीन सैनिटाइज करने में उतनी दिक्कत नहीं होती। पर अगर आपके पास बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट है, बड़ा बैच है मेडिसिन का, तो उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए स्टोर करने के लिए। उस बड़े एरिया को मैनेज करने के लिए आपको लेबर भी चाहिए ताकि वहाँ पे क्लीनिंग होती रहे, साथ ही साथ आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए और साथ आपको वहाँ की सैनिटाइजेशन करवानी है, आपको वहाँ पे UV रेडिएशन का वर्क करवाना है और
डिफरेंट डिफरेंट यूनिफॉर्म्स को इम्पोज करना पड़ता है, ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, PPE किट को यूज़ करना पड़ता है, ढेर सारी उसमें ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं। प्रोडक्ट का नेचर कैसा है ये भी स्टोरेज कंडीशन के बारे में हमें बताता है। अगर क्या वो गैस है या लिक्विड है या सॉलिड है, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है उसके स्टोरेज का जो टेम्परेचर है वो कैसा होगा। जैसे टैबलेट्स है, कैप्सूल है, उन्हें आप कूल टेम्परेचर में रखते हो। कूल टेम्परेचर होता है 8 to 24 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर के पास। पर जो इंजेक्शन के वायल्स होते हैं, ब्लड बैंक में जो ब्लड रखा जाता है, या फिर आपके पास प्लाज्मा होता है, उसे आप कितने टेम्परेचर पे स्टोर करते हो? उसे आप करते हो कोल्ड टेम्परेचर पे, जो कि है 0 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस। जब भी आप स्टोर करते हो तो एरिया होना चाहिए क्लीन, साथ ही साथ ड्राई, और साथ ही साथ वो होना चाहिए डार्क, मतलब वहाँ पे कोई सनलाइट ना हो। क्यों? अगर सनलाइट आ जाए ना वहाँ पर, तो सनलाइट की वजह से क्या होता है कि जो आपके पास ड्रग है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, और ऑक्सीडाइज होकर वो ख़राब भी हो सकता है। इसलिए आप कई बार देखोगे कि जो बॉटल्स होती हैं वो एम्बर शेड की होती हैं, ब्राउन शेड की होती हैं, उन बॉटल्स को यूज़ किया जाता है। जैसे क्लोरीन है ना, उसे भी हम किस में स्टोर करते हैं? एम्बर कलर्ड बॉटल में। तो ये होती है हमारे पास सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़।